वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 देशभक्तों का तीर्थ। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ सेल्यूलर जेल की आत्मकथा है। इसमें सेल्यूलर जेल का इतिहास और भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया गया है। पाठ का उद्देश्य आत्मकथात्मक शैली का परिचय देना, स्वतंत्र सेनानियों द्वारा झेली गई यातनाओं से अवगत कराते हुए स्वतंत्रता का महत्व बताना है। अब देखेंगे हम चैप्टर को। ये एक आत्मकथा है, जेल की आत्मकथा है। मैं सेल्यूलर जेल हूँ, वही जेल जिसका नाम भारत की आजादी के इतिहास से जुड़ा है। इतिहास के पन्नों में मैं काला पानी के नाम से दर्ज हूँ। मैं अंग्रेजों द्वारा भारतीय सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मुख्य गवाह हूँ। एक समय था जब भारतीय मेरे नाम से कांप उठते थे, जहां परतंत्र भारत के कई वीर क्रांतिकारियों ने असहनीय यातनाएं झेली। आज भारत के लोग मुझे देशभक्तों का तीर्थ मानकर देखने आते हैं और इन असंख्य देशभक्तों के प्रति श्रद्धा से भर उठते हैं, जिन्होंने इतने कष्ट सहन करके हमें आजादी का चमकता सूर्य दिखाया। जेल क्या कहती है कि मेरा नाम इतिहास में काला पानी के नाम से दर्ज है और मेरे यहाँ पे जो स्वतंत्र सेनानी है उनको रखा जाता था और उनको क्रांतिकारी को रखा जाता था। क्रांति यानी क्रांति करने वाले लोगों को रखा जाता था और उनको असहनीय यानी सह नहीं पा सकते वैसी उनको असह्य यातनाएं यानी कष्ट दिए जाते थे। और अब ये जगह देशभक्तों के तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पे सब लोग देखने आते हैं और देशभक्ति के प्रति देशभक्तों के प्रति श्रद्धा से उनका मन क्या हो जाता है, भर उठता है। मैं भारत की मुख्य भूमि के हजारों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित हूँ। मेरे निर्माण में 10 वर्ष यानी 1896 से लेके 1906 का समय लगा था। ये बताती है, जेल क्या बताती है कि मैं अंडमान निकोबार के अंदर पोर्ट ब्लेयर के अंदर मैं बनी हुई हूँ, वहां पे हूँ और मुझे बनाने में 10 वर्ष का समय लगा था। मेरा मुख्य भवन बर्मा से लाई गई लाल ईंटों से बना है। मेरे भवन की 7 शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की है। बीच में स्थित टावर से कैदियों पर नजर रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देने वाली इस टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा है, जिसे खतरा होने पर बजाया जाता था। जेल अपने बारे में बताती है कि मैं साइकिल के पहिए के स्वरूप में हूँ। मेरे अंदर 7 शाखाएं थी, जिसके अंदर प्रत्येक शाखा के अंदर 3-3 मंजिलें थी और बीच में एक टावर था जिसके ऊपर से सारे कैदियों के ऊपर नजर रखी जाती थी और टावर के ऊपर एक घंटा था जो कोई खतरा होने पर उसको बजाया जाता था। यहाँ नीचे उसका इंग्लिश वर्जन दिया गया है, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। कुल 698 कोठरियों वाली इस जेल की प्रत्येक कोठरी लगभग 15 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी थी, जिससे 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान थे। सभी बंदियों के लिए अलग सेल होने के कारण एक दूसरे से मेलजोल संभव नहीं था। मेरी 4 दीवारी इतनी छोटी थी कि इसे आसानी से कोई भी पार कर सकता था, लेकिन चारों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ भी नहीं नजर आता था और यहाँ से भाग पाना असंभव था। क्या बताती है जेल अपने बारे में कि मेरी जेल के अंदर 698 कोठरियां यानी उतने कमरे थे और हर कमरे की साइज 15 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी थी। यहाँ पे एक कमरे के अंदर एक ही कैदी को रखा जाता था और ये जेल पूरी चारों तरफ से, पिक्चर में हमने देखा, चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी, यानी ये जेल से भाग पाना असंभव था। भारत देश जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी, तब जो दर्दनाक समय मैंने देखा उसकी कल्पना भी कर पाना असंभव है। कैदियों को हर प्रकार से प्रताड़ित करने के लिए ही कोठरियों में प्रकाश और शयन कक्ष तक की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। पीने के लिए पर्याप्त पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। गंदे बर्तनों में खाना दिया जाना भी प्रताड़ने का ही एक रूप था।
क्या बताती है जेल अभी? यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में जंजीरों से जकड़ा जाता था, यानी जो उनको ऐसे साकड़ से बांधा जाता था। और ये बताती है कि वहां पे कैदियों के रूम के अंदर प्रकाश तक आने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको सोने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, पीने के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं मिलता था, और खाना भी उनको गंदे बर्तनों में दिया जाता था। ये सब उनको सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए, यानी उनको यातना देने के लिए, सताने के लिए किया जाता था। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, ताकि वे आजादी के लिए आवाज उठाने योग्य न रहे। क्रांतिकारियों को बेड़ियों से बांधा जाता था, उनसे कोल्हू से तेल पेरने का काम कराया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों में जकड़ लिया जाता था। उनके नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे। फिर भी भारत माता के सपूत भारत माता की जय के नारे लगाने से पीछे नहीं हटते थे। वो क्या बताती है? जेल बताती है कि यहाँ पे हर एक कैदी को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जाती थी, ताकि वो भारत की देश की आजादी के लिए वो लोग आवाज उठाना छोड़ दे। आवाज उठाना का मतलब होता है विरोध करना छोड़ दे। इसके लिए उनको क्या किया जाता था? बेड़ियों में बांधा जाता था और उन्हें कोल्हू की तरह, कोल्हू का मतलब होता है तेल निकालने की मशीन, तेल निकालने की मशीन के अंदर उनसे वो तेल निकालने की मशीन में उनसे काम करवाया जाता था। और हर कैदी को कितने 15 पाउंड तक नारियल, 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल खुद अपने हाथों से, अपने पैरों से इसे घूम घूम के निकालना पड़ता था। और ये सब, और उनको अगर ऐसा काम वो लोग न करे, मना कर दे, तो उनको बुरी तरह से पीटा जाता था। ये सब कंडीशन के बावजूद भी भारत माता के सपूत यानी उसके अच्छे बेटे भारत माता की जय के नारे लगाने से पीछे हटते नहीं थे। कठोर यातनाओं के चलते एक बार 238 कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। एक कैदी ने तो आत्महत्या ही कर ली और बाकी पकड़ लिए गए। यहाँ की यातनाओं से यानी कि यहाँ की तकलीफों से तंग आकर एक बार कुछ कैदियों ने वहां से भागने की कोशिश की। सब पकड़े गए, उसमें से एक ने आत्महत्या कर ली थी। जेल अधीक्षक वाकर ने 87 लोगों को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। 1930 में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के मित्र महावीर सिंह कैदी के रूप में यहाँ लाए गए थे। कैदियों के प्रति जेल प्रशासन के कठोर रवैये और अत्याचारों के विरोध में महावीर सिंह ने भूख हड़ताल कर दी। जेल कर्मचारियों को जब इसके बारे में पता चला तो इन पर और सख्ती की गई। महावीर सिंह पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और क्या बताते हैं कि एक बार जेल के अधीक्षक यानी जेल के जो सुपरवाइजर थे, उन्होंने 87 लोगों को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। एक बार क्या हुआ, जो भगत सिंह है, भगत सिंह का नाम सुना है ना आपने, तो भगत सिंह के एक मित्र थे महावीर सिंह, उनको इस जेल में लाया गया था। तो उन्होंने जो जेल प्रशासन का कठोर रवैया था उसके विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल का मतलब होता है बात मनवाने के लिए खाना पीना छोड़ देना। तो ऐसा उन्होंने किया, तो इसके कारण उनके ऊपर और सख्ती की गई। जब भूख हड़ताल समाप्त करने की सारी कोशिशें भी व्यर्थ हो गई तो उन्हें जबरन दूध पिलाया गया। दूध के शरीर में प्रवेश करते ही उनकी मृत्यु हो गई। जानकारों का कहना था कि दूध में जहर मिलाया गया था। बाद में इसी सत्य को छिपाने के लिए उनके शव को एक पत्थर में बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया। असंख्य अत्याचारों को सहकर भी क्रांतिकारियों ने कभी घुटने नहीं टेके। अपने देश को आजाद रखने के लिए असंख्य वीर हंसते हंसते बलिदान हो गए। क्या बताती है जेल कि ये जो कर्मचारियों ने, ये जो क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल की थी, तो उनकी भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए, पूरी करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, पर वो लोगों ने हार नहीं मानी। तो क्या किया गया, हर एक क्रांतिकारी को जबरन दूध पिलाया गया और दूध में जहर मिला हुआ था। तो जैसे ही दूध उनके शरीर में गया तुरंत उनकी
मौत हो गई और मौत होने के बाद भी उनके शरीर में पत्थर बांधकर, उस पैरों में पत्थर बांधकर उनके शव को समुद्र में फेंक दिया गया। 1942 में जापानी शासकों ने अंडमान पर कब्जा किया और अंग्रेजों को मार भगाया। सात में से 2 शाखाओं को जापानियों ने नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में फिर अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा कर लिया। पहले यहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा था, फिर 1942 के अंदर यहाँ पे जापानी लोगों ने कब्जा कर लिया और उन्होंने 7 में से 2 इमारतों को नष्ट कर दिया। और फिर जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब 1945 के अंदर फिर अंग्रेजों ने ये जेल के ऊपर कब्जा कर लिया। भारत की आजादी के बाद मेरी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। भूतपूर्व कैदियों ने इसका विरोध किया और राजनीतिक नेता भी इसे इतिहास की धरोहर के रूप में सुरक्षित रखना चाहते थे। इसलिए मेरी शेष 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। जब ये भारत देश को आजादी मिली तब और 2 इमारतों को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तब जो भूतपूर्व कैदी थी जो यहाँ पे रह चुके थे, भूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले रह चुके थे, वैसे वाले कैदियों ने इसका विरोध किया और फिर राजनीतिक नेताओं ने भी इसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में, उसको इतिहास की धरोहर के रूप में उसको सुरक्षित रख दिया। उसको स्मारक और राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। आज जब भारतीय यहाँ आते हैं तो इस स्थान को देशभक्ति का तीर्थ मानकर श्रद्धा भाव से भर उठते हैं। उनके हाव भाव देखकर ऐसा लगता है मानो कह रहे हो कि धन्य है वे देशभक्त जिन्होंने काला पानी के रूप में अंग्रेजों के हर अत्याचार को सहकर भी हिम्मत नहीं हारी। भारत माँ के ऐसे सपूतों को नमन। वो कहते हैं, जेल कहती है कि जब यहाँ पे भारतीय ये जगह को देखने आते हैं तब वो इस जगह को देशभक्तों का तीर्थ मानते हैं और ऐसे श्रद्धा भाव से वो लोग भर उठते हैं। उनका हाव भाव देखकर, यानी उनके चेहरे के ऊपर दिखाई देने वाली भावनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि वो जैसे ऐसा कह रहे हो कि धन्य है वो देशभक्त जिन्होंने काला पानी के रूप में अंग्रेजों के अत्याचारों को सहन करके भी हार मानी नहीं। और वो ऐसा बोलते हुए उनको लगते हैं कि जैसे वो भारत माता के सपूतों को, सच्चे पुत्रों को, अच्छे पुत्रों को नमन कर रहे हो। ओके, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।